हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का अगला टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर आप ये वीडियोस डायरेक्टली देख रहे हो तो मैं पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि इसके पहले के जो तीन पार्ट्स और अपलोड हो चुके हैं उसको पहले अच्छे से देखो, उसको समझो, तब जाके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है समझ में आएगा। ठीक है, हमने पिछले वीडियोस में जो है कूलॉम्स लॉ पढ़ा है, परमिटिविटी पढ़ी है, रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ी है, वैल्यूज क्या होती है, कहाँ पर फोर्स मैक्सिमम होता है, कहाँ पर फोर्स मिनिमम होता है, ये ऑल चीजें हमने वहां पर डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब आगे देखते हैं उस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इजी लैंग्वेज में जो है समझाने की कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो, इट इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ये क्या बोल रहा है, ये किसी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस होता है या वो एरिया होता है या वो रीजन होता है जहां पर हम लोग उसके इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, उस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली फील्ड का मतलब क्या होता है, एरिया ही तो होता है। ठीक है, जैसे आप मैग्नेट के बारे में पढ़े होंगे या मैग्नेट का आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि मान लो ये अगर एक मैग्नेट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, अगर इसके आसपास अगर कुछ, जैसे आप क्या करते हो, एक नेल को, नेल मतलब कील को जो है इसके नजदीक लाने की कोशिश करते हो, लाते जाते हो, फिर एक टाइम ऐसा आता है जहां पर ये जो मैग्नेट है ये इस नेल को क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसको खींच लेता है और चिपका लेता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो मैग्नेट है अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, और उस फील्ड में अगर कोई जो है आयरन या आयरन के बने हुए कुछ पीसेस आएंगे तो वो उसको क्या करेगा, उसको खींच लेगा। तो इस मैग्नेट के चारों तरफ के इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरीके से एक स्टेशनरी चार्ज होता है, जैसे ये मान लो एक स्टेशनरी चार्ज है, ये चार्ज भी अपने चारों तरफ क्या करता है, एक एरिया क्रिएट करता है। ठीक है, ये मान लो एक एरिया इसने क्या किया, ऐसा क्रिएट किया। अब इस एरिया की स्पेशलिटी क्या है कि ये जो पूरा एरिया है अब इस चार्ज के कंट्रोल में है। ठीक है, इस एरिया में अगर कोई दूसरा चार्ज अगर एंटर करने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, अब ये फोर्स या तो उसके लिए अट्रैक्टिव हो सकता है, ठीक है, ये फोर्स जो नया चार्ज इसके अंदर में आने की कोशिश करेगा वो या तो अट्रैक्टिव फोर्स से क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, या फिर वो कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, रिपल्सिव फोर्स जो है वो क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, जैसे अगर ये मान लो पॉजिटिव चार्ज ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, तो अगर इसके एरिया के अंदर में अगर कोई मान लो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो कूलॉम्स ने पहले ही बता दिया था, अट्रैक्ट होते हैं। तो जब इस एरिया में कोई नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो नेगेटिव चार्ज कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अट्रैक्टिव करेगा। लेकिन अगर इस चार्ज के अंदर में अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज तो एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो ये इस केस में ये क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स जो है क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, किसी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहां तक क्या कर सकता है, कोई दूसरा चार्ज अगर आता है तो उसके फोर्स को क्या कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, वो एरिया कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये हमको दिखता नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं दिखता, जिस तरीके से स्पाइडर जो होता है, स्पाइडर मतलब मकड़ी, मकड़ी क्या करता है, दीवार पर या किसी जगह पर क्या करता है, अपना नेट बनाता है। ठीक है, अपना जाल बनाता है, ऐसा ऐसा जो है जाल बनाता है। ठीक है, ये जो जाल है ये सिर्फ मकड़ी को ही दिखता है। अगर कोई छोटा इंसेक्ट अगर इस एरिया से अगर गुजरना चाहता है, ठीक है, तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को, जैसे मॉस्किटोस हो गए या छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो गए, उनको ये नेट दिखता नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो इंसेक्ट्स जो होते हैं ट्रैवल करते करते इसके एरिया में फंस जाते हैं। तो इसके जो नेट्स जो होते हैं ये इनको नहीं दिख रहे थे, लेकिन इनके नेट्स ने अब इनको पकड़ लिया। अब ये जो नेट्स हैं, ये नेट्स क्या करेंगे, जहां पर स्पाइडर होगा उस स्पाइडर को मैसेज करेंगे और बोलेंगे कि हमारे एरिया में, मतलब हमारे नेट में एक कोई चीज आया है, एक इंसेक्ट फंसा है, क्या मैं इसको आपके पास लेके आऊं या ना लेके आऊं। तो देखो, अब अगर स्पाइडर को ये इंसेक्ट अगर अच्छा लगेगा, ठीक है, इसको अगर वो कुछ कर यूज कर सकता है तो बोलेगा कि इसको लेके आओ करके। ठीक है, और अगर ये कोई काम का नहीं तो उसको क्या बोलेगा, यहाँ से भगाने की कोशिश करेगा। जैसे अगर कोई इंसेक्ट आया तो इंसेक्ट को तो ये खा सकता है, दूसरे टाइप का इंसेक्ट होगा तो, ठीक है, तो उसको खींच लेगा। लेकिन अगर मान लो ये इंसेक्ट क्या है, एक दूसरा स्पाइडर है,
ये स्पाइडर ने ही बनाया है और यहाँ पर एक दूसरा स्पाइडर जबरदस्ती इसके एरिया में घुसना चाहता है, तो ये स्पाइडर उसको पसंद नहीं करेगा क्योंकि इस एरिया को किसने डिजाइन किया है, इस स्पाइडर ने डिजाइन किया है, तो ये एरिया इसी को बिलोंग करता है। तो कोई दूसरा स्पाइडर अगर आएगा तो उसको क्या करेगा, भगा देगा। तो उसी तरीके से ये चार्ज भी है। समझ में आ गया। तो स्पाइडर का नेट जिस तरीके से इंसेक्ट्स को नहीं दिखता, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमको भी जो है नहीं दिखता। हम लोग सिर्फ उसके इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मकड़ी का जाला जो कि दिखता नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज आया तो उसके अंदर में वो फंस सकता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, चलो अब उसके बाद देखो, द इफेक्ट में बी स्ट्रॉन्ग और वीक। अब ये जितना ताकत से इसको खींच रहा है या कितना ताकत से इसको रिपल कर रहा है, वो क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। जैसे अगर वीक स्पाइडर है, अभी अभी आया है इस दुनिया में, छोटा स्पाइडर है, तो उसकी खींचने की ताकत क्या होगी, कम होगी। और अगर कोई यंग स्पाइडर है तो क्या करेगा, आराम से खींच लेगा और रिपल कर लेगा। तो ये जो फील्ड है, ये जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जहां पर हम लोग दिखता है, ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। तो उसके स्ट्रॉन्गनेस को और उसके वीकनेस को पता करने के लिए हमने क्या किया, एक वर्ड यूज किया जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी। तो स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस के लिए हमने वर्ड यूज किया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किसी चार्ज के द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, उसके लिए हमने इंटेंसिटी वर्ड यूज किया। और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट के ई लेटर से, जो है हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं। समझ में आ गया। तो अगर मैं ई बोलूंगा तो समझ जाना किसी चार्ज के द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, उसको वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या है, ठीक है, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा मैं इसको रब करता हूं और थोड़ा सा इसके इंटेंसिटी के बारे में जो है हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस जो है करते हैं। ध्यान से समझना, आगे के जितने भी टॉपिक्स है ना, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 तक, ये पूरे के पूरे 4 तक जो चैप्टर है ना, ये एक दूसरे से पूरे लिंक्ड है। ठीक है, पूरे के पूरे। अगर आपको एक चीज समझ में आ गई तो दूसरी चीज आपको डेफिनेटली समझ में आएगी, और अगर आपको एक चीज समझ में नहीं आया तो आगे की चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। जिस तरीके से मूवी आप देखते हो तो जब शुरू से देखोगे तभी समझ में आता है ना, उसी तरीके से ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 वैसे ही है, ये एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है। ठीक है, चलो अब देखो हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जो और स्टडी करना स्टार्ट किया। ठीक है, हमने क्या किया, देखो दो अलग अलग कमरे बनाए। ठीक है, दो अलग अलग जो है हमने रूम बनाया, एक रूम ए है और एक रूम बी है। ठीक है, एक रूम ए है, एक रूम बी है। हमने दोनों ही रूम पर क्या किया, एक क्यू चार्ज को जो है हमने लेकर गया। अच्छा, यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो दो टाइप के होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम लोग दो टाइप के चार्ज पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब दो वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, पहला यूज करेंगे सोर्स चार्ज, ठीक है, और दूसरा हम लोग यूज करेंगे टेस्ट चार्ज। तो सोर्स चार्ज कौन होता है, सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, सोर्स मतलब क्या होता है, जैसे सन जो है क्या, एक एनर्जी का सोर्स है, तो उसी तरीके से जो चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। और टेस्ट चार्ज किसको बोलते हैं, उसके द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज एंटर करता है और फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस चार्ज को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, और अभी हम लोग जितने भी डेरिवेशन वगैरह करेंगे चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में, तो टेस्ट चार्ज को हमेशा हम लोग कैसा ट्रीट करेंगे, एज अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और सोर्स चार्ज को कई जगह जो है कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और टेस्ट चार्ज को जो है क्यू नॉट से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना कि जनरली हम लोग इसको क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और सोर्स चार्ज को कैपिटल क्यू से जो है करते हैं। आप Q1 Q2 भी कर सकते हो, लेकिन वहां मेंशन कर देना कि Q1 इज अ सोर्स चार्ज और Q2 इज अ टेस्ट चार्ज। लेकिन इन जनरल कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू या क्यू नॉट जो है हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिंपली क्यू भी कर सकते हो या क्यू नॉट भी कर सकते हो। तो हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज को जो है इस बार एक रूम में हम लोग लेके गए। पहली बार किस रूम में लेके गए, रूम नंबर ए पर जो है हम लोग लेकर गए, और हमने देखा कि इस पर जो है उस चार्ज को जिस पर हमने लेकर गए ना उस रूम में, वो जो चार्ज है वो चार्ज जो है 10 न्यूटन का फोर्स जो है एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है,
फिर उसी चार्ज को हम लोग लेकर गए किस रूम में, बी वाले रूम पे। वहां हमने देखा कि अब ये फोर्स अब ये फोर्स 10 न्यूटन का नहीं रह गया, ये हो गया 20 न्यूटन का। ठीक है, तो अब हमने स्टडी करना स्टार्ट किया कि ऐसा क्या डिफरेंस हो गया, चार्ज तो एक ही है, क्यू ही है, टेस्ट चार्ज ही है, लेकिन जब रूम नंबर 1 पे लेके जा रहे हैं तो वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है 10 न्यूटन का। इट में भी अट्रैक्टिव और इट में भी रिपल्सिव, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जब हम लोग लेके जा रहे हैं तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, 20 न्यूटन। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन उठा कि ऐसा भेदभाव क्यों, चार्ज एक ही है लेकिन अलग अलग फोर्स क्यों। तब हमने स्टार्ट किया उन रूम्स का स्टडी करना जिस रूम्स में, अब यहाँ पर रूम बोल रहा हूँ इसका मतलब है एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो जब हमने ए वाले में देखा तो ए वाले में देखा कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, ठीक है, मतलब किसी चीज को खींचने की या किसी चीज को पुल करने की, वो वीक है। और बी वाला जो एरिया है, इस बी वाले एरिया का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रांग है। समझ में आ गया? ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। तो यहां से हमको एक चीज समझ में आया कि किसी भी चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, कोई चार्ज क्या करेगा, उतना ही ज्यादा क्या करेगा, फोर्स जो है एक्सपीरियंस करेगा। ये चीज समझ में आ गया? ठीक है, नोट्स में जो लिखा हुआ है उस पर वापिस आएंगे, पहले समझ लेते हैं क्या है ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा, कोई चार्ज उतना ही या तो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या उतना ही स्ट्रांग रिपल्सिव फोर्स जो क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, अब ये तो हमने एक चीज एक्सपेरिमेंट की। एक और टाइप की एक्सपेरिमेंट हमने की। अभी हमने रूम को एक ही रखा, ठीक है, एक ही रूम लिया हमने। पहले 2 रूम ले रहे थे और चार्ज एक था। अभी रूम एक है और चार्ज 2 है। हमने 2 चार्ज लिया, एक लिया हमने Q1 और एक लिया हमने Q2। जब Q1 वाले चार्ज को जो है हमने इसके अंदर में भेजा तो हमने देखा कि Q1 जो है वो 15 न्यूटन का क्या कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, अब हमने रूम चेंज नहीं किया, रूम मतलब एरिया हमने चेंज नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने चेंज नहीं किया। अब हमने किसको भेज दिया, अब हमने Q2 चार्ज को भेजा। जब हमने Q2 चार्ज को भेजा तो ये फोर्स जो है बढ़कर कितना हो गया, 30 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन उठा कि चलो पहले वाले में तो समझ में आ रहा था कि 2 अलग अलग रूम्स हैं, लेकिन यहाँ तो एक ही रूम है और चार्ज जो है क्या है, एक Q1 है और एक Q2 है, तो फिर कम ज्यादा फोर्स क्यों हुआ। तब हमको एक और चीज समझ में आया कि किसी चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स जो होता है वो उस चार्ज की क्या करती है, क्वांटिटी पर डिपेंड करती है कि कितना ज्यादा चार्ज जो है क्या हो रहा है उसमें जा रहा है। हमने देखा कि जो Q1 चार्ज है वो Q है और जो Q2 चार्ज है वो पहले वाले चार्ज का क्या है, डबल है। मतलब ये चार्ज जो है 1 कूलम है समझ लो, और ये चार्ज कितना है, 2 कूलम है। तो हमको समझ में आया कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स भी होगा। अगर 1 कूलम का चार्ज होगा तो 15 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, 2 कूलम का चार्ज होने से 30 न्यूटन का करेगा, तो 3 कूलम का होने से कितना एक्सपीरियंस करेगा, तो 45 का करेगा। तो हमको यहाँ से एक चीज समझ में आ गया कि फोर्स जो है एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है और दूसरा किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पर जो है डिपेंड करता है। और वो भी कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज नहीं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के पास कितना चार्ज है, कितना कूलम चार्ज है, उस पर जो है ये डिपेंड करता है। तो हमको यहाँ पर मिल गया कि किसी भी चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड और उस जहां पर जिस फील्ड पर वो जा रहा है उसकी इंटेंसिटी कितनी है उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और क्यू क्या है, क्यू तो हमने पहले ही वीडियो में देखा था कि चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर ये वेक्टर है तो इस साइड को भी वेक्टर होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। समझ में आ गया? तो एक चीज नोट डाउन करना, भले ही चार्ज स्केलर क्वांटिटी है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया है, यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ है कि F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और ई में देखो वेक्टर का साइन लगा है और ई की वैल्यू क्या ही है, फोर्स अपॉन में ई, तो F अपॉन में क्यू आया, सॉरी F अपॉन में क्यू। समझ में आ गया? अब मैंने आपको एक चीज बताया था, ठीक है, क्या चीज बताया था कि जब भी आपको फिजिक्स में एक नई क्वांटिटी मिलेगी तो उसकी 4 प्रॉपर्टीज जो है आपको क्या करनी है,
याद रखनी है। पहला क्या था, वो क्वांटिटी किस टाइप की है, कि स्केलर है कि वेक्टर है। सेकंड, उसका यूनिट। थर्ड, यूनिट का सिंबल। फोर्थ, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सबसे पहला चीज देखते हैं ये क्वांटिटी कौन सी है। तो ये है, कौन सी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा, इसका यूनिट क्या होगा, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या है, फोर्स अपॉन में चार्ज। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, उसके बाद तीसरा मैंने क्या बताया था, एक तो क्वांटिटी हो गई, दूसरा इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल ई होता है। ठीक है, कैपिटल ई ऊपर में वेक्टर लगा होगा। और चौथा है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब mlt की पावर -2, और चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, एम्पियर इनटू टाइम। उसको सॉल्व करके मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है, कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, अगर आपने कमेंट करके बताया तो मैं सोचूंगा कि हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं आपके वीडियो मतलब आपको पढ़ाने के लिए वो सक्सेस रहा। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसा लगेगा कि हम ही लोग पढ़ा रहे हैं और हम ही लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको इसका बेनिफिट होना चाहिए। तो ये मस्ट है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना है। ठीक है, और अगर नहीं भी आएगा तो बताना, मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो, ये हो गई 4 क्वांटिटीज हमको मिल गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो, इफ द सोर्स चार्ज क्यू, यहाँ पर हमने सोर्स चार्ज किसको लिया है, क्यू, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला था चार्ज, वो चार्ज क्या है, क्यू है। और हमने क्या किया, आर डिस्टेंस पर जो है हमने एक टेस्ट चार्ज को रखा। ठीक है, मतलब ये बोलना चाहता है, देखो, कि अगर हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, एक हमारे पास जो है यहाँ पर कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज है, और इससे आर डिस्टेंस पर क्या है, एक टेस्ट चार्ज है क्यू। तो कूलम भैया ने हमको बताया था कि इन दोनों चार्जेस पर लगने वाला जो फोर्स है वो कैसा होगा, फोर्स इज इक्वल टू के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये भी फोर्स है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो, एक फोर्स तो हमने प्रैक्टिकल करके निकाला, इक्वेशन 1, और दूसरा हमको कूलम्स ने पहले ही बता रखा था। ठीक है, तो इक्वेशन 1 भी इसी चार्ज पर लगने वाला फोर्स है, इक्वेशन 2 भी इसी चार्ज पर लगने वाला फोर्स है। तो क्यों ना हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर लें, आराम से कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई, क्योंकि दोनों ही तो एक ही चार्ज पर लगने वाले ही फोर्स है ना। ठीक है, तो देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग कंबाइन करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो पहला इक्वेशन क्या था, Q इंटू ई, और दूसरा क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। तो Q और Q कैंसिल हो गया, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मिल गया, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल गया, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर स्क्वायर। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में एक चार्ज आता है, जबकि फोर्स में दो चार्ज आते हैं, Q1 Q2 आते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ एक ही आता है। ठीक है, इसको पकड़े रहना, अच्छे से याद रखना। ठीक है, आपको घुमा के बहुत सारा क्वेश्चन पूछ देगा, अभी मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, जब आगे वीडियोस पढ़ते जाएंगे तो मैं आपसे बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इवन आपके सीबीएसई में नहीं, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग जितना वीडियोस पढ़ा बना रहे हैं आपके लिए, वो ऐसा मत समझना कि सिर्फ हमको पास कराने के लिए या हमारे सीबीएसई 12th के लिए ही कराया जा रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो ना, एक एक वीडियो का लेंथ जो है एक एक घंटे का हो रहा है मेरा। तो इसको बनाने का रीजन ये था कि कहीं ना कहीं आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत क्या रहो, प्रिपेयर रहो। ऐसा ना हो कि 12th एग्जाम पास किए और आपको चार्ज क्या होता है, फोर्सेस क्या होते हैं, ये सब नहीं पता, और आप कोचिंग करने जा रहे हो इन सब चीजों के लिए। तो कम से कम आपको आइडिया रहे कि हाँ, ये ऐसी चीजें होती हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने पूरे वीडियोस को जो है अच्छे से फॉलो किया, दिल से फॉलो किया, और कुछ वर्क जो देर हम इसको करते जाओगे, तो आपके लिए थोड़ा सा और मेहनत आप करोगे तो विदाउट कोचिंग आप नीट या JEE के प्रीलिमिनरी एग्जाम को क्या कर सकते हो, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिजिक्स पेपर की गारंटी दे रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि मैं कौन सा सब्जेक्ट ले रहा हूँ, फिजिक्स, तो मेरे सब्जेक्ट की मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। ठीक है, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, बिल्कुल पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल भी करा दे रहा हूँ मैं, आपको लिखने का भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जा रहे हैं। ठीक है, बस अगर आपने थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा लिया ना पढ़ाई करने में इस बीच,
तो मैं बता रहा हूं आपको, कोई आगे बढ़ने से जो है नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो ये हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है याद रखना ये। अब उसके बाद आगे क्या देगा, क्या बोल रहा है देखो, इंटेंसिटी को डिफाइन किया है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट चार्ज। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एक जो यूनिट चार्ज जो होता है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब उसके बाद देखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका डायरेक्शन किधर होता है, एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। हमारे पास फॉर्मूला था कि नहीं, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो फोर्स का जिधर डायरेक्शन होगा उधर ही तो डायरेक्शन किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसका यूनिट हमने ऊपर में डिस्कस कर लिया था, न्यूटन पर कूलम। और देखो यहाँ पर मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपके लिए मेंशन कर दिया है। आई होप आपने खुद से इसको निकाला होगा, तो थोड़ी सी अच्छी बात है कि हाँ आप थोड़ा सा पढ़ रहे हो, काबिलियत की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, थ्री इडियट देखे हो कि नहीं, मूवी तो देखी ही होगी थ्री इडियट। उसमें क्या बोलता है, कामयाब होने के लिए नहीं काबिल होने के लिए पढ़ो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। ठीक है, तो आई होप आपने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला होगा, मेरी बात सुनी होगी आपने। ठीक है, तो चेक कर सकते हो, अगर कहीं मिस्टेक हो गया होगा तो वापस से सुधारो, और डायमेंशनल फॉर्मूला में कहाँ मिस्टेक कर रहे हो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन डायमेंशनल फॉर्मूला के, चाहे नीट हो चाहे JEE हो, उसमें क्वेश्चन आता ही है। चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत थ्योरी कर लिए। ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद आगे के टॉपिक हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, व्हाट फोर्स विल ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ई माइनस लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक्सपीरियंस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है कितना फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा जब हम लोग उसको कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रखेंगे। तो सॉल्यूशन बड़ा इजी है। अभी हमने पढ़ा कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई। अब यहाँ पर ये मत बोलना सर कि यहाँ वेक्टर क्यों नहीं लगा है। ठीक है, हमको ऑलरेडी पता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब हम लोग मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं तो हम लोग वहां पर उसको नहीं दिखाते बार बार कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज नहीं होना चाहिए कि ये क्यों हो गया। ठीक है, आप 12th में आ गए हो तो क्वेश्चन के लेवल्स जो है बच्चों वाले नहीं होने चाहिए, थोड़े स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, ताकि मेरे को भी बताने में जो है क्या हो, अच्छा लगे। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि सर जो है हर काम इलेक्ट्रॉन क्यों करता है, प्रोटॉन क्यों बैठा रहता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने 11th में एटम के स्ट्रक्चर में पढ़ी होगी कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत लाइट होता है और प्रोटॉन जो होता है वो बहुत ज्यादा हैवी होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बहुत मोटा आदमी जिसका वेट है 120 किलो और एक दुबला पतला आदमी जिसका वेट है 50 किलो, दोनों को दौड़ाएंगे तो कौन जल्दी एक्टिव दौड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है 50 किलो वाला दौड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन लाइट होता है इसीलिए सब काम उसको ही करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई। और एक चार्ज पर जो, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पर कितना होता है, ये इलेक्ट्रॉन पर माइनस आ जाता है, प्रोटॉन पर क्या होता है, सेम क्वांटिटी होती है लेकिन प्लस में होती है। ठीक है, अब फिर यहाँ बोलोगे कि सर माइनस क्यों नहीं लिखा। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रहता है कि इतना फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा। तो Q के जगह हमने क्या रख दिया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और E के जगह कितना इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है उसको, 2 इंटू 10⁻3। अब जब आप दोनों को सॉल्व करोगे तो 1.6 इंटू 2 कितना हो जाएंगे, 3.2। इसका बेस और इसका बेस सेम है, तो बेस जब सेम रहेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो -19 प्लस 3 कितना बचेगा, -16 जो है ये बचेगा। तो इतना फोर्स क्या करेगा, वो चार्ज जो है एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो एक तो हमने इस फॉर्मूले के बेसिस पर निकाला। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सोर्स चार्ज, और चार्ज कितना है, 6 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना इसको बोलते हैं माइक्रोकूलम, समझ में आ गया। और अगर ऐसा लिखा होता MC तो इसका मतलब होता है मिलीकूलम। मिली मतलब होता है 10⁻³ और माइक्रो मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6। नैनो मतलब कितना होता है, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि 1 नैनो कूलम मतलब कितना होगा। ठीक है, चलो तो अभी हमको डिस्टेंस दिया है और हमको चार्ज दिया है, तो क्या हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए फोर्स चाहिए और चार्ज चाहिए।
तो इसको यूज नहीं करेंगे। हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है, ये वाला देखो कौन सा फॉर्मूला है ये, E इज इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, डिस्टेंस के टर्म्स में। तो जहां पर जैसा फॉर्मूला हमारे लिए सुटेबल होगा हम लोग वैसा यूज करेंगे, ठीक है। सो 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी पूरी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। और Q कितना, ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, एक मिनट कुछ गलत है, हाँ सॉरी 6 नहीं है, सॉरी 16 नहीं है। चार्ज कितना दिया है, चार्ज हमको 6 माइक्रोकूलम दिया है ना, तो 6 माइक्रोकूलम मतलब 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो यहाँ पर 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जो है ये Q की वैल्यू है। डिस्टेंस कितना है, सेंटीमीटर। क्या डिस्टेंस को हम लोग सेंटीमीटर में पुटअप कर सकते हैं, आंसर है नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन जितना भी होता है फिजिक्स में वो सब SI यूनिट में होता है। तो 3 सेंटीमीटर को हम लोग अगर SI सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहेंगे मतलब मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वो हमको मीटर में मिल जाएगा, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर दोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। और साथ में आपको यूनिट लिखना नहीं भूलना है, न्यूटन पर कूलम करके, ठीक है। समझ में आ गया ये, चलो ये हो गया छोटा सा न्यूमेरिकल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो है अलग अलग टाइप के सरफेसेस होते हैं, कुछ लीनियर सरफेस होते हैं, कुछ एरियल होते हैं, कुछ वॉल्यूमेट्रिक होते हैं, उनमें बहुत सारा चार्ज रहता है। तो हम लोग पता करना चाहते हैं कि एक रॉड के अंदर में कितना चार्ज है, एक सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है, एक वॉल्यूम के अंदर में कितना चार्ज है। तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे मान लो एक यहाँ पे जो है क्या है, पावर हाउस है, ठीक है। पावर हाउस मतलब ये अपना ये भिलाई का जो पावर हाउस है वो नहीं है ना, जैसे आप लोग भिलाई में रहते होगे तो भिलाई में पावर हाउस है, तो ये वो पावर हाउस नहीं है। पावर हाउस का मतलब क्या होता है, वो जगह जहां पर क्या होता है पावर का जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिक पावर का। तो ये पावर हाउस है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमने जनरेट की, और मान लो इस पावर को हमको भेजना है कहाँ पर, मान लो हमको भेजना है दिल्ली, दिल्ली तक जो है हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी भेजना है। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होगा, चार्ज को फ्लो कराना है। तो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे चार्जेस होंगे, ठीक है। तो जब बहुत सारे चार्जेस होंगे तो हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि जब हमने भिलाई के पावर हाउस से जो है दिल्ली तक जो है वायर भेजा, इस वायर में जो है कितने चार्जेस हैं, ठीक है। तो ये तो ऐसा नहीं कि 2 मीटर है 3 मीटर है तो एक एक चार्जेस को जो है आप क्या कर सकते हो, नाप सकते हो, ठीक है। एक एक चार्जेस को तो आप नाप नहीं सकते क्योंकि ये बहुत लंबा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया कि छत्तीसगढ़ से दिल्ली, हमारे छत्तीसगढ़ के कोरबा से जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है ना, वो सिर्फ दिल्ली तक नहीं जाता, वो कहाँ तक जाता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, कर्नाटक, इन सब रीजन्स में हम लोग बिजली बेचते हैं। तो वायर लगा रहता है। और ये तो इंडिया की बात होगी, इंडिया से जो है हम लोग पाकिस्तान को भी कनेक्शन देते हैं, या हमारा वायर जो है नेपाल भूटान तक भी जाता है। तो हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि जो लॉन्ग वायर है उसमें कितने चार्जेस हैं। तो इसको जो है कैलकुलेट करना जो है बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, मैथमेटिक्स का हेल्प लिया, और मैथमेटिक्स के हेल्प से जो है हमने क्या किया, तो कितना भी लंबा वायर हो हम लोग उसके चार्ज का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हाँ इसमें इतने चार्जेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर वायर है, वायर में चार्ज है, तो अगर वायर में चार्ज का अमाउंट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमने क्या किया, एक टॉपिक लिया, देखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जो वायर्स हैं, चाहे वो इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर हो, चाहे 10 मीटर का वायर हो, चाहे जितना भी मीटर का वायर हो, उस वायर में कितना क्या है हमारे पास चार्ज है, उसके कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसका जो है यूज करते हैं। तो देखो हमने क्या किया, इतने बड़े वायर का तो हम लोग चार्ज का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग 1 मीटर के चार्ज का तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लो ये ए बी एक इलेक्ट्रिक वायर है और इसका जो लेंथ है वो 1 मीटर है। 1 मीटर का तो इजीली हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 1 मीटर जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 मीटर में कितना चार्ज है उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग छोटे छोटे क्लासेस में यूनिटरी मेथड पढ़ते थे, ठीक है, कि एक मैंगो की प्राइस अगर 5 रुपए है तो बताओ 10 मैंगो की प्राइस कितनी होगी, इसको यूनिटरी मेथड बोलते थे। तो उसी तरीके से 1 मीटर वायर के लेंथ में जो है कितना चार्ज है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर हमारे पास जितना लंबा वायर हो उसका कैलकुलेशन करना है तो हम लोग उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो 1 मीटर वायर पर जो है 10 कूलम का चार्ज है,
अब हमने क्या किया, 100 किलोमीटर जो है हमने वायर को भेजा, तो उस 100 किलोमीटर के वायर में टोटल चार्ज कितने होंगे, तो 1 मीटर में इतना, तो 100 किलोमीटर में कितना, हम लोग इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद 10 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये है हमारा पहला मेथड और हमने इसका एक नाम दे दिया। ठीक है, मतलब 1 मीटर में जितने चार्ज होंगे उसको हम लोग नाम देंगे, देखो, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मतलब 1 मीटर वायर में जितने चार्ज होंगे उसका एक नाम है चार्ज पर यूनिट लेंथ, या इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर मतलब लाइन चार्ज डेंसिटी, एक लाइन के 1 मीटर में कितने चार्जेस एक्यूमुलेट हैं उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसके लिए हमने क्या किया, एक सिंबल यूज किया और इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा क्या है, या तो आप इसको डिफाइन करोगे चार्ज पर यूनिट लेंथ, या इसके लिए वर्ड यूज करोगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब 1 मीटर वायर पे कितने चार्ज जो है प्रेजेंट है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन है, देखो, ठीक है, जब हम लोग इसको, या फिर ये है, देखो, मान लो ये एक रॉड है, इस रॉड को अगर मैं एक ग्लास का रॉड रब करके लाता हूं और इसको टच करा देता हूं, तो यहाँ पर चार्जेस क्या होंगे, यहाँ पर मान लो पॉजिटिव चार्जेस जो है आ जाएंगे। ठीक है, इस रॉड को हमने पूरा पूरा पॉजिटिव दे दिया। तो एक बेसिक क्वेश्चन आपको वाइवा में ये पूछ सकता है कि जब भी हम लोग किसी बॉडी को चार्ज देते हैं, ठीक है, चाहे वो रॉड हो, चाहे वो सरफेस हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, ये जो चार्जेस हैं ये यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। ठीक है, ये चार्ज अपने आप को क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर में 2 चार्ज है ना, तो अगले 1 सेंटीमीटर में भी 2 चार्ज होंगे, अगले 1 सेंटीमीटर में भी ऐसे 2 चार्ज होंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि ये अपने आप को इक्वली डिवाइड करते हैं, इनके पास तो दिमाग है नहीं कि इंसान जैसा कि खड़े हो जाए 1-1 मीटर छोड़कर। ठीक है, तो ये कैसे हो जाता है, तो इसका आंसर है, इनके बीच में देखो कौन कौन से चार्जेस हैं, सब सेम सेम चार्जेस हैं। सब सेम सेम चार्जेस है, मतलब इन सब में क्या होगा, रिपल्शन होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जैसे ये वाला चार्ज है, देखो सेकेंड वाला, इसको ऊपर वाला चार्ज भी रिपल कर रहा है और नीचे वाला चार्ज भी रिपल कर रहा है, और ऊपर वाला चार्ज जितना रिपल कर रहा है नीचे वाला चार्ज भी उसको उतना ही ताकत से रिपल कर रहा है। तो क्या ये चार्ज हिल पाएगा, यहाँ से नहीं हिल पाएगा। उसी तरीके से थर्ड वाले को सेकेंड और फोर्थ कर रहे हैं, तो ये आपस में रिपल्शन के कारण क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनके बीच में अगर इतना ही रिपल्शन है तो यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते, तो क्यों भागेंगे भाई, चार्ज को ट्रेवल करने के लिए रास्ता चाहिए, और आगे क्या है, एयर, और एयर क्या है, एक अच्छा इंसुलेटर है। ठीक है, एयर इज अ बेस्ट इंसुलेटर, तो हवा में तो तैर के नहीं जा पाएंगे। ठीक है, इसीलिए वो उसी एरिया में एडजस्ट होकर आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो, हाउ डू दे डिसाइड व्हाट डिस्टेंस दे शुड रिमेन। अब पहला तो चीज ये है कि वो आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्यों होते हैं, ड्यू टू रिपल्शन। अब कितने कितने डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूट होना है उसको कैसे वो कैसे डिसाइड करते हैं, तो आंसर है दे डिसाइडेड बाय द फोर्स ऑन ईच चार्ज। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर 3 चार्ज हैं, अगर ये इक्वली मतलब कितना कितना डिस्टेंस पर रहेंगे कैसे डिसाइड होगा, देखो ऊपर वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा और नीचे वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये जो चार्ज है ये दो तरह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये चार्ज उस जगह पर जाएगा जहां पर इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट दोनों कैंसिल हो जाए। मतलब जितना ताकत ये ढकेल रहा है इतना ही ताकत से ये भी इसको ढकेलना चाहिए, तो उस जगह पर जाकर जो है रुक जाएगा। मान लो अगर इसका ताकत कम हो गया तो ये चार्ज ऊपर भाग जाएगा, इसका ताकत ज्यादा हो गया तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर का फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, नीचे का फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो नीचे की तरफ खिसक जाएगा। ये एक जगह पर तभी रह पाएगा जब ऊपर के द्वारा लगाया गया फोर्स नीचे के द्वारा लगाए गए फोर्स के बराबर होगा, तो मतलब नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो नेट फोर्स 0 जहां पर होगा वो उतने उतने एरिया पर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, किसी भी चीज को जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो कंसेप्चुअली पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद देखो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास इतना बड़ा तो नहीं है कि हम लोग क्या कर सकें, बार बार कैलकुलेशन करते रहें, तो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें हम लोग पुट करें और तुरंत जो है हम लोग क्या कर सकें, आंसर जो है निकाल सकें। ठीक है, तो देखो ये जो है मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर क्या है, देखो ये है, ये वायर है हमारे पास। ठीक है, एक वायर है जिसको हमने पॉजिटिवली चार्ज जो है हमने दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं,
एक छोटा सा पॉइंट इसमें कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पर दिख रहा है, ये छोटा सा पॉइंट का नाम क्या है, डीएल। डीएल जो है वो क्या है, बहुत छोटा सा लेंथ है, मतलब एज अ उसको पॉइंट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमको फॉर्मूला यूज करना है, चाहे वो कूलम्स का हो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो। कूलम्स के लिमिटेशन में हमने पढ़ा था कि कूलम्स का फोर्स है किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, लेकिन अभी तक आंसर किसी ने नहीं किया। पता नहीं आप लोग क्या समझते हो अपने आप को, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको कम से कम ट्राई करना चाहिए कि व्हाट इज पॉइंट चार्ज, क्या होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्या होते हैं पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो नहीं पता है तो देख लो क्या होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम लोग किसको बोलते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने साइज के कंपैरिजन में अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर जो है एक छोटा सा पॉइंट है, और ये जो ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट नहीं बोलती इसको, एक ऑब्जेक्ट बोलती, इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हमने उठाकर जो है क्या क्या 100 किलोमीटर दूर ले गए, ठीक है। तो देखो इसका साइज कितना है, मुश्किल से मिलीमीटर में होगा, लेकिन इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 100 किलोमीटर। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपने साइज के कंपैरिजन में अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे ह्यूमन बॉडी भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपका एक पर्टिकुलर हाइट है 2 मीटर या 3 मीटर। अगर आप 2 मीटर 3 मीटर के कंपैरिजन में मान लो आप यहाँ से पाकिस्तान चले गए 2000 किलोमीटर, तो आप क्या कहलाओगे, अपने अपने साइज के हिसाब से आपने क्या किया, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो उस समय आप भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाओगे, ठीक है। तो यहाँ आते हैं, हमने एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया, छोटा सा पॉइंट कंसिडर किया, जिसका लेंथ हमने कितना माना, डीएल, ठीक है। अब ये जो डीएल है इस पर चार्ज कितना होगा, तो इस पर चार्ज भी बहुत छोटा होगा। तो डीएल पर कितना चार्ज है, हम डीएल डीएल पॉइंट पर कितना चार्ज है, हमने मान लिया डीक्यू चार्ज है, ठीक है। डीएल एरिया है, मतलब डीएल एक पॉइंट है और उस पर चार्ज कितना है, डीक्यू है। अब यहां पर देखो छोटा सा एरिया डीएल और छोटा सा चार्ज डीक्यू। अब आगे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल चार्ज डीक्यू। ये जो स्मॉल एरिया पर जो छोटा सा चार्ज है डीक्यू, ठीक है, ये डीक्यू कितना होगा, इसको हम इस डीक्यू के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हम लोग पता करना चाहते हैं, ठीक है। इस छोटे से चार्ज डीक्यू के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हम पता करना चाहते हैं। तो अभी अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है 1/4πε0 q अपॉन में r स्क्वायर। तो इस छोटे से चार्ज के कारण छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और उस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या नाम दिया, यहाँ पर देखो डीई। तो डी इज इक्वल टू 1/4πε0, और छोटा सा चार्ज जो कि सोर्स चार्ज dq, और मान लो r डिस्टेंस पर एक दूसरा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा नीचे में r स्क्वायर। अब ये जो dq है इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं किसमें, लैम्डा के टर्म्स में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट करना चाहता हूं, लैम्डा के टर्म्स में, क्योंकि हमको किसी वायर का लैम्डा पता है, ठीक है। ये पॉइंट को तो हम लोग नाप नहीं सकते कि पॉइंट कितना माइक्रोमीटर है, लेकिन हम लोग लैम्डा को तो नाप सकते हैं, लैम्डा मतलब 1 मीटर। तो अगर मैं इस dq को लैम्डा के टर्म्स में लिखना चाहूंगा तो dq कितने लेंथ पर था, dl लेंथ पर, और एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होता है, लैम्डा। तो dl लेंथ पर कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू dl, ठीक है। तो dq को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, लैम्डा के टर्म्स में हमने कन्वर्ट कर दिया। लैम्डा मतलब एक यूनिट लेंथ पर चार्ज, और dl क्या है, एक छोटा सा लेंथ है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dl। मतलब यह देखो कि मान लो एक कॉपी की प्राइस है 10 रुपए, ठीक है। एक कॉपी की प्राइस कितनी है, 10 रुपए, मतलब ये लैम्डा की वैल्यू है। अब मैं पता करना चाहता हूँ 2 कॉपी की कीमत, तो मैं क्या करूंगा, एक कॉपी की कीमत को नंबर ऑफ कॉपीज से मल्टीप्लाई करूंगा। तो उसी तरीके से ये लैम्डा क्या है, एक यूनिट एरिया, एक यूनिट लेंथ पर चार्ज है, और डीएल क्या है, कितना लेंथ पर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो इस डीक्यू को मैं किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, देखो लैम्डा इंटू डीएल। अब ये तो हुआ एक छोटे से पॉइंट के कारण। अब अगर मैं इस पूरे इन्फानाइट लॉन्ग लेंथ के वायर के कारण अगर कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो ऐसे मेरे को बहुत सारे छोटे 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 क्या करने पड़ेंगे, डीएल 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 लेना पड़ेगा, और उन सब डीएल को जोड़ना पड़ेगा। जब भी फिजिक्स में बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को जोड़ना पड़ता है तो इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन करना, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1, और यहाँ पर ऑपरेटर क्या है, इंटीग्रेशन का डीई। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई, और इसका इंटीग्रेशन ये 1/4πε0, ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, dq अपॉन में r स्क्वायर।
और dq को हम लोग लैम्डा के टर्म्स में कैसा लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू dl। तो हमारे पास क्या मिल गया, किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी r डिस्टेंस पर, ठीक है, मान लो ये वायर है, इस वायर से 2 सेंटीमीटर दूर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर आप मेजर करना चाहते हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके कर सकते हो। आपको उस वायर की डेंसिटी पता होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपको पता है कितने लेंथ पर निकालना चाहते हो वो भी पता है, और उस वायर से कितना दूर पर कोई पॉइंट है वो भी पता है। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपको किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो उसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग, अगला है जो हमारा, ठीक है, अगला क्या है देखो, अगला है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है, मान लो हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पर जो है बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। हम ये पता करना चाहते हैं कि इस सरफेस से r डिस्टेंस पर मान लो एक पॉइंट है P, तो अगर इस P पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना चाहते हैं ड्यू टू दिस सरफेस, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। तो उसी लिए हम लोग क्या करते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सरफेस से हमारे पास एक ये है और इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना चाहते हैं। जैसे ऊपर वाले केस में क्या था, एक वायर था, ठीक है, इस वायर में बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस थे और उससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट था। तो हम लोग ये पता करना चाहते थे कि इस वायर के कारण इस जगह पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो हमको ये मिल गया। अब ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म फॉर्मूला है, r के जगह वैल्यू रखते जाओ, 2 सेंटीमीटर पर निकालना 2 रखो, 3 पर निकालना 3 रखो, 4 पर निकालना 4 रखो, और dl क्या है, कितना लंबा वायर है, तो आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला वायर के लिए। उसी तरीके से अब हमारे लिए सरफेस के लिए है, ठीक है। तो देखो, मान लो हमारे पास एक सरफेस है और उस सरफेस पर जो टोटल चार्ज है वो है कैपिटल Q। टोटल चार्ज ऑन द सरफेस इज Q और उसका जो एरिया है वो है A। तो जिस तरीके से हम लोग एक यूनिट लेंथ पर चार्ज का कैलकुलेशन किए थे, उसी तरीके से हमारे पास मान लो एक इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट है, उस शीट पर कितना चार्ज है हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग एक यूनिट एरिया पर कितना है ये तो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हमको पता चल गया कि 1 मीटर स्क्वायर के शीट पर जो है 20 चार्जेस है, तो 20 मीटर स्क्वायर पर कितने चार्जेस होंगे, तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई करने का तो हमको टोटल चार्ज पता चल जाएगा। तो वहां पर मीटर निकाल रहे थे, यहाँ पर मीटर स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जो है कितने चार्जेस हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसकी डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, एक यूनिट एरिया पर जो है कितने चार्जेस प्रेजेंट है उसका कैलकुलेशन। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। वहां पर लैम्डा था, यहाँ पर क्या है हमारे पास सरफेस है, तो सरफेस के लिए हमने दूसरा चीज यूज किया सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब फिर से हम लोग P पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एक साथ तो हम लोग इस बड़े शीट के लिए फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कूलम्ब फॉर्मूले से आया, और कूलम्ब फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्ज के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसके लिए एप्लीकेबल होगा, पॉइंट चार्ज के लिए। तो फिर हमने क्या किया, एक बहुत छोटा सा एरिया हमने यहाँ पर क्या किया, कंसिडर किया। बहुत छोटा सा एरिया हमने कितना कंसिडर किया, वहां पर जो है डीएल लेंथ कंसिडर किए थे, यहाँ पर हमने बहुत छोटा सा एरिया जो है डीएस हमने कंसिडर किया, ठीक है। और इस डीएस एरिया पर कितने चार्ज होंगे, तो एक यूनिट एरिया पर सिग्मा, तो डीएस एरिया पर कितने चार्ज, तो डीक्यू होगा। और डीक्यू को अगर हम लोग मतलब छोटे से एरिया डीएस पर जो चार्ज होगा वो होगा डीक्यू, और डीक्यू को अगर हम लोग सिग्मा के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब आपको ये पैटर्न पता चल गया होगा, क्या लिख सकते हैं, dq इज इक्वल टू जो डेंसिटी है और जो एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। वहां पर dq क्या था, लैम्डा इंटू dl था, यहाँ पर dq क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ds। एक यूनिट एरिया पर चार्ज और कितने एरिया पर चाहिए वो चार्ज, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज dq के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगेन सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन में r स्क्वायर। अगर आपको टोटल सीट के कारण चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन, और d का इंटीग्रेशन e होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगेन कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dq के जगह आप क्या लिख दोगे, सिग्मा इंटू ds। तो देखो वही फॉर्मूला आपको मिल गया, जैसे ऊपर में था, ऊपर में क्या था, dl था, यहाँ r स्क्वायर था, यहाँ लैम्डा था, यहाँ सिग्मा आ गया, ठीक है। इसी तरीके से वॉल्यूमेट्रिक है।
अब तो सरफेस मतलब 2D हुआ, अब किसी 3D ऑब्जेक्ट में भी तो चार्ज हो सकता है ना, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो मान लो हमारे पास एक वॉल्यूम है, ठीक है, एक वॉल्यूम है, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ से जो है r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और हम लोग ये करना चाहते हैं कि इसके अंदर में जितने चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। तो इनके कारण इस P पॉइंट पर जो r डिस्टेंस पर है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगेन हम लोग डायरेक्ट पता नहीं कर सकते, तो हमको एक छोटा सा क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम पे कितने चार्ज है वो तो पता नहीं कर सकते, लेकिन एक यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज है ये तो पता कर सकते हैं। और जब हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बोलते हैं या फिर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं। और उसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं ये रो, ठीक है। तो लैम्डा कितना यूनिट लेंथ पर चार्ज है, सिग्मा पर एरिया पर चार्ज और रो पर वॉल्यूम पर चार्ज जो है बताता है, ठीक है। तो ये तीनों सिंबल याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि लैम्डा का मीनिंग क्या है, सिग्मा का मीनिंग क्या है और रो का मीनिंग क्या है, ठीक है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, वहां पर छोटा सा लेंथ लिए थे, यहाँ पर छोटा सा एरिया लिए, यहाँ पर एक छोटा सा वॉल्यूम लेंगे और वो छोटा सा वॉल्यूम कितना होगा dv, और छोटे से वॉल्यूम पर चार्ज कितना होगा dq। और अगर dq को हम लोग रो के टर्म्स में कंसीडर करना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, रो इंटू dv लिख सकते हैं। तो dq इज इक्वल टू क्या हो गया, रो इंटू dv। अगेन आप क्या निकालोगे, इस छोटे से चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर। फिर टोटल निकालोगे, टोटल वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, dq की जगह क्या लिख दोगे, रो dv लिख दोगे, तो आपको ये मिल जाएगा। एक ही चीज है, बस पैटर्न याद रखना, अगर लीनियर है तो यहाँ लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dl अपॉन r आएगा, एरिया है तो सिग्मा आ जाएगा और यहाँ ds आ जाएगा, वॉल्यूम है तो यहाँ रो आ जाएगा और यहाँ dv आ जाएगा, बाकी चीजें क्या है, सेम है। तो ये तीन तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन जो है किसी बॉडी में चार्जेस के हो सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या होता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, और डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपको, नीट में आपको 2-3 शेप दे देगा, ठीक है। जैसे अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, 2-3 शेप दे देगा और बोलेगा कि इसमें से कौन सा शेप जो है सही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बता रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप लास्ट ईयर के नेट्स के जो है मतलब नीट JEE के क्वेश्चन पेपर उठा के चेक कर लो, वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बेसिस पर जो है आपको क्वेश्चन पूछते हैं। और मैं जब आपको कराऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये कौन से साल आया था और नीट में आया था कि JEE में आया था, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या होता है, देखो हाँ यहाँ पर एक वर्ड आया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी तक हम लोग इससे रूबरू नहीं हुए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स तो पढ़ लिया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, दीज आर इमेजिनरी लाइन, ठीक है, दीज आर इमेजिनरी लाइन विच रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब जैसे मैंने बोला था कि नहीं, एक चार्ज है, ये अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। ये फील्ड तो हमको नहीं दिखता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उसको बताने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस यूज करते हैं। जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूज करते हैं उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कुछ इमेजिनरी लाइंस यूज करते हैं। ये लाइन एक्चुअल में नहीं होती है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे आपने सोशल में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में, कि अर्थ में बहुत सारे लाइंस हैं, एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है लॉन्गिट्यूड, जो कि हमको किसी लोकेशन को समझने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस को जो है क्या करते हैं, ये बताते हैं। अब इन लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, ये काल्पनिक होती हैं, स्मूथ होती हैं। स्मूथ मतलब क्या होती है, ऐसे ही स्मूथ होती हैं, उनमें कहीं पर ऐसा नुकीला नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कभी भी उसमें शार्प पॉइंट नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर शार्प पॉइंट होगा तो यहाँ शिल्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, स्मूथ कर्व होते हैं, ठीक है। एंड इन स्पेस टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द वर्ल्ड, उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उसको बताने के लिए इमेजिनरी स्मूथ कर्व जो है होते हैं। दीज आर डिसकंटिन्यूअस, दीज आर डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है, देखो ये एक जगह से स्टार्ट होते हैं और किसी न किसी एक दूसरे जगह पर जाकर ही खत्म हो जाएंगे, मतलब ये कंटिन्यू नहीं चलते हैं, दीज आर डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। इसके बारे में जब हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, वहां पर पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज,
तब मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्यों डिसकंटिन्यूअस माना जाता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्यों कंटिन्यूअस माना जाता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, डिसकंटिन्यूअस होती हैं, टूट जाती हैं बीच से। ठीक है, उसके बाद देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ना वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। देखो मैंने एरो बाहर की तरफ दिखाया, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से हमेशा निकलती हैं। और टर्मिनेट कहां पर होती हैं, कहां पर जाकर खत्म होती हैं, तो सारी लाइनें कहीं ना कहीं किसी न किसी एक नेगेटिव चार्ज पर जो है जाकर क्या होती हैं, खत्म होती हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर क्या होती हैं, खत्म होती हैं। चलो अगला है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज स्मूथ कर्व, ये तो ऊपर में डिस्कस कर लिया कि ये स्मूथ कर्व्स होते हैं। नेक्स्ट है टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स एट दैट पॉइंट। अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर क्या करते हो, टेंजेंट ड्रॉ करते हो। टेंजेंट मतलब समझते होगे, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन। मान लो ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये मान लो एक नेगेटिव चार्ज है, यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गई है, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पर खत्म हुई। मान लो आप इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो टेंजेंट ऐसा ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट क्या बताएगा कि इस जगह पर फोर्स किधर जा रही है, लेफ्ट टू राइट। अगर आप इस जगह पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये बताएगा कि फोर्स कहां जा रहा है, नीचे से ऊपर। अगर आप यहां ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट बताएगा फोर्स ऊपर से नीचे जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट उस जगह पर फोर्स किधर है ये आपको बताता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोल रहा है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, मतलब एक लाइन अगर ऐसा है तो दूसरा लाइन ऐसा इंटरसेक्ट करके नहीं जाएगा, यहां पर इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। अब इंटरसेक्शन क्यों नहीं हो सकता, देखो इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एट अ क्रॉसिंग पॉइंट। मतलब देखो अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को अगर मान लो क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहां पर क्रॉस कर रहे हैं, इस क्रॉसिंग पॉइंट पर हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखो एक तो इस लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा, और एक तो इस पॉइंट पर ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा। तो ये टेंजेंट 1 हो गया और ये टेंजेंट 2 हो गया। क्या ऐसा आपने मैथ्स में पढ़ा है कि एक पॉइंट पर दो टेंजेंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ठीक है, एक पॉइंट पर दो टेंजेंट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दो टेंजेंट हो गए मतलब ये दो फोर्स के डायरेक्शन को बता रहे हैं, और एक पॉइंट पर दो फोर्स की डायरेक्शन फिजिक्स में पॉसिबल नहीं है। या तो वो इसी डायरेक्शन में फोर्स होगा या तो इसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर दो फोर्सेस एप्लीकेबल नहीं हो सकते, इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो आंसर लिखोगे इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एट अ क्रॉसिंग पॉइंट। जहां पर वो क्रॉस करेंगे वहां पर हम लोग दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं, मतलब दो फोर्स के डायरेक्शन को हम लोग दिखा सकते हैं, और एक पॉइंट पर दो फोर्स के डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम लोग। फिफ्थ है, या फिफ्थ, हाँ देखो फिफ्थ क्या बोल रहा है, क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग जहां ज्यादा होगी वहां पर क्या होगा, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। अब ये कैसे है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ठीक है, पॉजिटिव से निकलती हैं हमने देखा था, और नेगेटिव पर जाकर टर्मिनेट होती हैं। ये ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, एक छोटा सा चूड़ी लिया जो आप लोग हाथ में पहनते हो बैंगल्स, इसको मैंने लिया और मैंने इसको क्या किया, इस जगह पर जो है डाल दिया। ठीक है, अब देखो इस चूड़ी के अंदर में कितने लाइनें आ रही हैं, तो 1 2 और 3 लाइनें आ रही। ठीक है, ये एक लोकेशन है। अगर मैं इसी चूड़ी को उसी साइज को मैं यहां डाल दूं, उसी साइज का चूड़ी यहां भी है, अब देखो इसमें कितनी लाइनें आ रही हैं, सिर्फ एक। तो
एक ही एरिया तो एक ही है, लेकिन पहले वाले कंडीशन पर उस एरिया पर 3 चार्जेस आ रहे थे और दूसरे वाले पर सिर्फ एक ही आ रहे थे। इसका मतलब क्या है कि अगर इस जगह पर कोई चार्ज आएगा तो वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इस जगह पर जो चार्ज आएगा वो कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग, भीड़ ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पर ज्यादा होंगे वहां पर फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होंगी वहां पर फोर्स क्या होगा, बहुत कम होगा। समझ में आ गया? तो क्राउडिंग का मतलब ये है। क्लियर है ये चीज? मतलब आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि जहां पर चार्ज निकलना चालू होते हैं उस जगह पर सबसे ज्यादा फोर्स होता है, और जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की जो फोर्स होती है क्या होती है, क्राउडिंग कम होने के कारण उनका स्ट्रेंथ भी कम होने लगता है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये चूड़ी वाला एग्जांपल। एरिया एक ही है, इस जगह पर रखे तो इस चूड़ी के अंदर में 3 आ गए, इस जगह पर रखे तो इस चूड़ी के अंदर में क्या हो गए, 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद 6 देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज एट अ राइट एंगल टू द सरफेस। ये क्या बोल रहा है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो जिस सरफेस से निकलती हैं या जिस सरफेस पर जाकर खत्म होती हैं, मान लो ये एक पॉजिटिव चार्जेस है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो जो लाइंस जो होती हैं वो हमेशा सरफेस के साथ क्या करती हैं, 90 डिग्री बनाते हुए निकलती हैं। मतलब अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगर निकल रहा होगा ऐसा करके, तो वो इसके साथ सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री जो है सरफेस के साथ ऐसा क्रिएट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसा 90 डिग्री बनाते हुए यहाँ से निकलेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि क्यों 90 डिग्री, तो देखो उसका प्रूफ क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एट अ राइट एंगल टू द सरफेस। मान लो ये एक चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्या हो रही हैं, वो 90 डिग्री नहीं बना रही है, मान लो वो बना रही है यहाँ पर कुछ थीटा एंगल बना रही। सपोज दैट कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है 90 डिग्री से नहीं निकल रही है, 90 से कम एंगल पर निकल रही है, थीटा पर। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी की थीटा एंगल क्रिएट करती है उसके 2 कंपोनेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। कितने कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं, 2 कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं। एक तो ऊपर की तरफ ई साइन थीटा और एक हॉरिजॉन्टल में ई कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा, क्या ये चार्ज अपने जगह से हिल रहा है, क्या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं कर रहा है। मतलब पूरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कहां ले जाना चाह रहा है, ऊपर की तरफ। ये हॉरिजॉन्टल में तो कोई नहीं ले जाना चाह रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 होगी। मतलब ई कॉस थीटा के डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ई कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो ई तो इधर जाके 0 हो जाएगा और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस का कौन सा एंगल जो होता है जहां पर क्या होता है, 0 होता है, तो आंसर है 90 डिग्री पर कॉस क्या होता है, 0। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा 90 डिग्री पर ही निकलती हैं और 90 डिग्री पर ही आकर ऐसा खत्म होती है। समझ में आ गया? जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिया देखो, निकलते समय 90 डिग्री बनाया सरफेस के साथ और खत्म होते समय भी 90 डिग्री बनाया। आप अपने मर्जी से ऐसा कोई भी लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। क्या ये इसके साथ 90 बना रहा है, नहीं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही नहीं है। तो जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने बोलेगा तो हमेशा याद रखना, जब भी सरफेस से निकालोगे या जब भी सरफेस पर खत्म करोगे तो 90 डिग्री के साथ वहां पर खत्म होना चाहिए। ठीक है, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बेसिस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, डायपोल मोमेंट के बारे में, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन और जनरल पोजीशन। बहुत सारी चीजें हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक अपने कंसेप्ट क्लियर रखो और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी टॉपिक को समझने में तो आप बिल्कुल मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो बिना डरे कि सर क्या बोलेंगे। बिल्कुल नहीं, ये वीडियोस ये चीजें हम लोग आप ही के लिए कर रहे हैं। अगर आप ही लोगों को समझ में नहीं आएगा तो इसको बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, और एक और चीज, इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखो, जो अदर स्कूल्स के जो बच्चे हैं जो कि आपके साथ पढ़ते हैं या आपके रिलेटिव्स हैं उनको भी ये भेजो, ताकि उन लोग भी क्या कर सकें, कुछ अच्छी चीजें पढ़ सकें। खाली टाइम में जो है जो कुछ नहीं कर रहे हैं उससे अच्छा कुछ पढ़ लें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा तो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।